हाय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है द म्यूटेशन इंस्टीट्यूट में। तो हम लोग अपने लेसन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की तरफ चल रहे हैं, जिसमें हम लोग आज जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आइए देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। द कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स जो आपके क्या कंटेन करें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कंटेन करें। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, तो कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसका फॉर्मूला होता है COOH। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है यानी कंपाउंड है उसका फॉर्मूला COOH है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो हमने एग्जांपल ले रखा है, पहला एग्जांपल ले रखा है मेथेनोइक। क्या ले रखा है, मेथेनोइक। तो याद रखिएगा कि मेथेनोइक का जो फॉर्मूला होता है वो HCOOH होता है। ठीक है, और इसी का दूसरा जो हमारा हमने कंपाउंड ले रखा है एग्जांपल में, वो ले रखा है एथेनोइक। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला CH3COOH। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम इसके जनरल फॉर्मूले को लेकर बात करें, किसको लेकर बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड के जनरल फॉर्मूला को लेकर बात करें, तो देखिए क्या होगा, CnH2nO2। सभी जितने भी मैं कंपाउंड्स करा रहा हूं सभी के आपको जनरल फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो याद रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO2। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सफिक्स ना, तो सफिक्स जरूर याद रखिएगा कि फाइनली हम लोग लास्ट में क्या ऐड करते हैं। तो याद रखिएगा कि कोई भी कंपाउंड में लास्ट में हम लोग ओइक जरूर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, ओइक। तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहां पर एग्जांपल में क्या ऐड किया हुआ है, ओइक, तभी ये मेथेनोइक और ये एथेनोइक। ये ओइक टर्म जरूर याद रखिएगा कि लास्ट में हमें एज अ सफिक्स इसमें ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए इसकी होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज में जो हम लोग देखेंगे, पहला है मेथेनोइक, उसके बाद दूसरा होगा एथेनोइक, तीसरा होगा आपका प्रोपेनोइक, फिर ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, ऑक्टेनोइक और नोनेनोइक और फाइनली लास्ट में डेकेनोइक। तो यहां पर देखिए कि अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथेनोइक की तरफ चलते हैं। तो मेथेनोइक का जो फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर, वो होता है SCOOH। ठीक है, और अगर एथेनोइक के बारे में बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, प्रोपेनोइक के लिए C2H5COOH, और इसी तरीके ब्यूटेनोइक की तरफ चलेंगे तो C3H7COOH, और पेंटेनोइक के लिए C4H9COOH। तो यहां पे ये देख रहे होंगे कि फाइनली हमारा ये जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक का, ये सभी में मिल रहा है। यहां पर देखिए COOH। ठीक है, इसीलिए यहां पर, और एक बात ये भी दिमाग में रखिएगा कि सफिक्स में देख रहे हैं सभी जगह ओइक टर्म हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। तो यहां पर अब हम लोग इसको जनरल फॉर्मूला में प्लेस करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम निकल कर आता है या नहीं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसा यहां पर कहा गया है CnH2nO2, तो वैल्यू में प्लेस करिए। हम लोग पहला लेकर चल रहे हैं मेथेनोइक को। तो मेथेनोइक है यानी मेथ टर्म यूज हो रहा है, यानी नंबर ऑफ कार्बन होगा 1, और अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 होगा तो n की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। ठीक है, तो आइए देखिए Cn की वैल्यू जैसा मैंने बताया 1 होगी, फिर H2n, n की वैल्यू 1 यानी 1, फिर O और 2। ठीक, चलिए देखिए क्या निकल कर आता है। तो C1 है, H हमारा 2 1 जा 2 और O2। हालांकि ये जो फॉर्मूला निकल कर आया है वो आपके इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से होगा ना, मैच नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूले को हमें क्या करना होगा, तो देखिए इस फॉर्मूले को हमें रीअरेंज करना होगा। देखिए कैसे, अब यहां पर हमारा
H 2 है ना, तो देखिए एक H यहां लिख लेंगे, इसके बाद C को लिखेंगे, फिर हमारा 2 O ले लीजिएगा और फाइनली यहाँ पे 2 H थे जिसमें से एक हमने यूज कर लिया है और एक लास्ट में H लगा देंगे। तो इस तरीके हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और जनरल फॉर्मूला मैच कर जाएगा। आइए अगला देखते हैं एथेनोइक के लिए। एथेनोइक है यानी आपका नंबर ऑफ कार्बन होगा 2, जिसकी वजह से N की वैल्यू हो जाएगी 2। तो आइए देखिए प्लेस करते हैं CN, N यानी 2, H2 इंटू 2, क्यों? क्योंकि N की वैल्यू हमारी 2 है। O2 अगर इसको सॉल्व करें तो C2H4O2। अब यहाँ पे इसको देख रहे होंगे कि इस जनरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस है, मैच नहीं कर रहा है, तो हमें इस फार्मूले को रीअरेंज करना होगा। देखिए कैसे, C हमारा 2 है जिसमें से हमने 1 यूज कर लिया, H हमारे 4 है जिसमें से हमने 3 यूज कर लिए और हमने एक और C ऐड कर लिया। अब हमारे दोनों C कवर हो गए हैं, 2 O थे उनको ले लिया और फाइनली लास्ट में 4 S थे जिसमें से 3 ये रहे और 1 ये रहा। तो इस तरीके हमारा एथेनोइक हो गया और अब ये हमारा यहां से टैली हो रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके हम लोग प्रोपेनोइक की तरफ चलेंगे। देखिए प्रोपेनोइक के लिए नंबर ऑफ कार्बन 3 और जिस वजह से N की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। आइए तो CN, N की वैल्यू हमारी 3 है, H2N, N की वैल्यू 3 और O2 यहां पर जो हमारा निकल के आएगा C3H6O2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे। देखिए कैसे, C2 ले लेंगे क्योंकि यहां पर 3 है, फिर इसके बाद H6 है तो इनमें हम ले लेंगे यहां पर 5, फिर एक C जो बचा हुआ है उसको लिख लेंगे और 2 O यूज कर लेंगे। फिर हमारे पास यहाँ H जो 6 है जिसमें हमने 5 यूज कर लिया है, एक H बचा हुआ है वो H यहाँ पे प्लेस कर देंगे। आइए ब्यूटेनोइक की तरफ चलेंगे। तो ब्यूटेनोइक के लिए हमारा नंबर ऑफ कार्बन 4 होगा यानी N की वैल्यू 4। तो यहाँ पर CN, N की वैल्यू 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख ले रहे हैं। H2N, N की वैल्यू 4 और O2 यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो C4H8O2। इसको रीअरेंज करें तो कैसे अरेंज करेंगे, C3H7COOH। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन 4 है, 3 यहाँ पे यूज किए और 1 यहाँ पे, टोटल हो गए 4। H हमारे 8 हैं जिसमें से 7H यहाँ है और 1 H ये 8 और 2 हमारे आपके क्या है, ऑक्सीजन है, दोनों वो लगे हुए हैं। ठीक है, आइए अब आइए पेंटेनोइक की तरफ। पेंटेनोइक के बारे में बात करेंगे तो देखिएगा कि नंबर ऑफ कार्बन होंगे 5 जिस वजह से N की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। तो यहाँ पर हो जाएगा C5H2 इंटू N यानी 5O2 जिस वजह से हमारा हो जाएगा C5H10O2। अब यहाँ पर इसको रीअरेंज करेंगे। यहाँ पर अगर इसके फॉर्मूले को लिखें तो C4H9COOH ना। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 5 है, 4 ये रहे और 1 ये रहा, 4 + 1 यानी 5। H हमारे 10 है, यहाँ पर 9H ये रहे और 1 H ये, टोटल हो गया 10 और डबल O है तो यहाँ पर देखिए OO है। तो इस तरीके हमारा पेंटेनोइक हो जाता है। ठीक है, देखिए सारे फॉर्मूले यहाँ से टैली हो रहे होंगे। इसी तरीके आप चाहें तो हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, ऑक्टेनोइक, नोनेनोइक और डेकेनोइक के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना होगा आपको इस ग्रुप को यानी COOH को। साथ साथ में 2 एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं। इसके अलावा जनरल फार्मूला यानी CnH2nO2, सफिक्स क्या ऐड करना है, ओइक, और ये रही आपकी होमोलॉगस सीरीज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए हम जो अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और हम अब टॉपिक कवर करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम में हम पहले अपना जो पॉइंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं फ्यूल। तो देखिए फ्यूल क्या है।
अ फ्यूल इज अ मटेरियल, फ्यूल क्या है, एक मटेरियल है, दैट हैज एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड, और इस मटेरियल के अंदर एनर्जी स्टोर्ड रहती है। व्हेन अ फ्यूल इज बर्न, यानी अगर उस फ्यूल को बर्न किया जाता है, द एनर्जी इज रिलीज्ड, जिससे एनर्जी रिलीज्ड होती है। तो देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ कॉमन फ्यूल आर आइदर फ्री कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स, यानी इस समय जो हमारे पास ज़्यादातर फ्यूल हैं वो हमारे फ्री कार्बन से बने हुए हैं या कार्बन कंपाउंड से बने हुए हैं। ठीक है, तो देखिए फ्री कार्बन्स में हमारे कौन कौन से आपके फ्यूल यहाँ पर मैंने लिए हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में कोल, कोक एंड चारकोल कंटेन फ्री कार्बन, यानी जो हमने फ्यूल लिया हुआ है कोल, कोक और चारकोल, ये हमारे फ्री कार्बन से बने हुए हैं। और देखिए यहाँ पर whereas the kerosene, petrol, LPG and natural gas are all carbon compounds, जबकि हमारा केरोसिन, पेट्रोल, LPG एंड नेचुरल गैस जो हैं वो हमारे कार्बन कंपाउंड से बने हुए फ्यूल हैं। ठीक है, देखिए इसको अगर रिएक्शन के थ्रू समझना चाहें कि किस तरीके एनर्जी यानी हीट और साथ साथ में लाइट प्रोड्यूस होती है, तो देखिए यहाँ पे हमने कार्बन ले रखा है और इस कार्बन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोल, कोक या चारकोल से। ठीक है, यानी कार्बन चूंकि फ्री फॉर्म में है और यहाँ पर कोक हो चाहे कोल हो चाहे चारकोल हो, तीनों में से कोई भी है जो आपका यहाँ पे कार्बन के फॉर्म में दिखाया गया है। अब इस कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, बर्न करेंगे, जिससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, साथ साथ में हीट और प्लस लाइट भी, यानी हीट भी हमें मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी और लाइट भी मिलेगी। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ फ्यूल विच वी यूज टुडे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो आज के समय सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फ्यूल हैं वो हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आगे इंक्लूड किए हैं मैंने। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल, fossil are the remain of the prehistoric animals and plants buried under the earth million of years ago। फॉसिल फ्यूल जो हैं हमारे प्री हिस्टोरिक एनिमल और प्लांट जो जमीन के यानी अर्थ के अंदर दब गए हों, लेकिन वो मिलियन ऑफ ईयर्स एगो यानी इतने सालों पहले वो दब चुके हों, कहाँ, अर्थ के नीचे। ये एनिमल्स और प्लांट चूंकि ये काफी पुराने होंगे इसलिए इन्हें क्या बोला गया, प्री हिस्टोरिक। ठीक है, तो उन्हीं के बचे हुए जो पार्ट हैं वो हमारे क्या होते हैं, फॉसिल होते हैं। तो याद रखिए कि फॉसिल के बारे में जब भी पूछा जाए तो प्लांट और एनिमल्स जो आपके प्री हिस्टोरिक रहे होंगे, जो बहुत समय पहले, वो क्या होंगे, आपके अर्थ के नीचे दब गए होंगे। कोल जो है वो हमारा कार्बन कंपाउंड का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी, साथ साथ में यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड्स भी पाए जाएंगे। इसीलिए ये बात बताई गई है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन कोल। Coal was formed by the decomposition of large land plants and trees buried under the earth million of years ago। यानी कोल बनता कैसे, कोल बनता है हमारे लार्ज लैंड प्लांट्स या ट्रीज जो हैं वो अर्थ के नीचे दब जाएं मिलियन ऑफ ईयर्स एगो यानी इतने सालों पहले। और याद रखिए कि इन प्लांट्स का क्या हो जाए या ट्रीज का क्या हो जाए, डीकम्पोजिशन हो जाए तो क्या बन जाएगा, कोल बन जाएगा। अगला देखिए,
कोल बनते समय यहाँ पर 2-3 फैक्टर होते हैं, उसको भी जरूर फॉलो करिए। तो क्या है फैक्टर? हाई प्रेशर, क्योंकि ज़मीन के अंदर दब जाने के बाद इन पर हाई प्रेशर हो जाता है, साथ साथ में वहाँ टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। एब्सेंस ऑफ एयर, यानी एयर मौजूद ना हो उस समय ये जो वुड है यानी आपका ट्रीज हैं वो आपके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि फैक्टर में मैंने बताया कि हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और अब्सेंस ऑफ एयर अगर फैक्टर हो तो वुड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोल में। आइए हम लोग आगे के पॉइंट्स को कवर अप करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि कोल कैसे बनता है, ठीक है, उसी तरीके हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पेट्रोलियम ऑयल कैसे बनता है। तो कोल जैसा बनता है कि प्लांट और ट्रीज अगर अर्थ के नीचे दब जाएं काफ़ी लंबे समय तक के लिए, यानी कई सौ सालों के लिए, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो के लिए, तो होगा क्या कि यही प्लांट और ट्रीज कन्वर्ट हो जाएंगे कोल में, ठीक है। इसी तरीके हमारा पेट्रोलियम ऑयल भी होता है कि अगर समुद्र में यानी सी में अगर एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या हो जाएं? बरीड हो जाएं, दब जाएं, ठीक है, तो उनके जो रिमेन्स होते हैं इन स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स के, उनका डिकम्पोजिशन होगा और इस डिकम्पोजिशन के थ्रू हमें क्या मिलेगा? पेट्रोलियम ऑयल। तो याद रखिएगा कि समुद्र में जो हमारे एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो दब जाते हैं, उनके रिमेन्स जो होते हैं अगर उनका डिकम्पोजिशन होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पेट्रोलियम ऑयल में, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक नया टर्म आएगा, अब हम लोग फ्लेम को लेकर बात करेंगे। तो फ्लेम को देखिए, ऑल द गैसियस फ्यूल बर्न विथ फ्लेम, यानी जितने भी गैसियस फ्यूल होते हैं वो हमारे क्या है? फ्लेम के साथ चलते हैं, यानी उसमें रोशनी आती, फ्लेम आती है। बट ओनली दोज सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स विच वेपराइज ऑन हीटिंग बर्न विथ फ्लेम। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स जो वेपराइज हो सकते हैं अगर उन्हें हीट किया जाए या बर्न किया जाए तो उसमें भी फ्लेम आएगी। अच्छा, अगर फ्लेम को लेकर बात करें तो फ्लेम हमारी 2 टाइप्स होती है। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। तो फ्लेम्स आर 2 टाइप्स, ब्लू फ्लेम एंड येलो फ्लेम। तो यहां पर देखिए ब्लू फ्लेम क्यों आती है या येलो फ्लेम क्यों आती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, जैसा कि मैंने बताया कि फ्लेम्स हमारी 2 टाइप्स होती हैं, येलो एंड ब्लू, ठीक है। तो देखिए ब्लू फ्लेम कब आएगी और येलो फ्लेम कब आएगी, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आइए देखिए, व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज सफिशिएंट, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई अगर सफिशिएंट है किस चीज के लिए? देन फ्यूल बर्न कंप्लीटली, और उस समय फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो जाएगा और प्रोड्यूसिंग अ ब्लू फ्लेम, और प्रोड्यूस करेगा ब्लू फ्लेम। यानी जब भी किसी भी फ्यूल को बर्न होने में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो सफिशिएंट मिल रही है तो वो बर्न होते समय आपका कैसा फ्लेम प्रोड्यूस करेगा? ब्लू फ्लेम। जबकि आपका व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट है किसी भी फ्यूल के लिए, तब जब उस फ्यूल को बर्न किया जाएगा तो वो फ्यूल इनकम्प्लीटली बर्न होगा और उस समय वो प्रोड्यूस करेगा येलो फ्लेम। तो यही बात को देखिए कैसे लिखा है, when the oxygen supply is insufficient the fuel burn incompletely, those solid and liquid fuels which do not vaporize, यानी ऐसे सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स जो वेपराइज नहीं हो सकते हैं अगर उन्हें हीट या बर्न किया जाए तो वो विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम, यानी
वो बिना फ्लेम को प्रोड्यूस किए हुए जलते हैं और साथ में उनमें किस तरीके का इट जस्ट ग्लो रेड, यानी किस तरीके दिखते हैं, ग्लो करते हुए रेड कलर में, और एंड गिव आउट हीट, और हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो ग्लो रेड कलर में होगा कौन से, जो हमारे फ्यूल्स होंगे वो भी सॉलिड और लिक्विड, जिनके अंदर ये वेपराइज होने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो आज की डेट में हम लोगों ने क्या सीखा, कार्बोक्सिलिक एसिड और कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में जाना। तो कैसी लग रही है मेरी वीडियो आपको, इसको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ में लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपके अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो पहुंच सके और जो है उन तक भी अच्छे कंटेंट पहुंच सकें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, और अगर किसी भी टॉपिक को लेकर आपको समस्या आ रही है तो उस टॉपिक को ज़रूर कमेंट में लिखिए, जिससे स्पेशली उस टॉपिक को लेकर मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा अपने इस चैनल पे, और आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। तो कमेंट्स करना ना भूलें। चलिए ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।